जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश सलाम इंडिया में आज हम आपको ऐसे ही 3 मेहमानों से मिलवाने जा रहे हैं जो कोरोना काल में गरीबों की सेवा में जुटे रहे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्काई अस्पताल बिलासपुर के डायरेक्टर प्रदीप अग्रवाल जी, साथ ही हमारे साथ मैट्स यूनिवर्सिटी रायपुर के चांसलर गजराज पगारिया भी जुड़ रहे हैं। तो वहीं इंदौर में आनंदम एनजीओ चलाने वाली सोशल वर्कर खनक हजेला भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और आपको जी मीडिया सलाम करता है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है प्रदीप अग्रवाल जी, क्योंकि एज अ डायरेक्टर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तमाम चीज़ों को मैनेज करना, और कोई भी अगर पहुंच रहा है, चाहे वो स्टाफ का मेंबर हो, चाहे वो मरीज हो, किसी का परिजन हो, तो आपसे एक बड़ी उम्मीद रहती है। ऐसे में कोरोना काल का आपका सबसे पहले मुझे एक्सपीरियंस बताएं कि कितनी दिक्कतें आई और कैसे उससे पार पाने की कोशिश हुई। कोरोना काल में तकलीफें तो बहुत थी, हमारे लिए नया चैलेंज था ये। हमने क्या कहता है प्रशासन और अपने स्टाफ और जन सहयोग से क्या कहता है इसको पूरी तरह से क्या कहता है पालन, और इसमें पूरा सहयोग हमें लोगों का भी मिला, प्रशासन का भी मिला, और खासकर हमारे जो मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य स्टाफ थे उन्होंने पूरा भरपूर सहयोग दिया और इस संकट घड़ी में क्या कहता है अपनी जी जान से लगे रहा के लोगों की सेवा की, मेहनत की, जिसके चलते अधिक से अधिक पेशेंटों को हमने क्या कहता है स्वास्थ्य लाभ पहुंचा पाए। जी प्रदीप जी, दिक्कतों की अगर हम बात करें, किस प्रकार की दिक्कतें आई, क्या उनको आप बता सकेंगे? क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो बेड की अनअवेलेबिलिटी हो, दूसरी जो दवाइयां हैं वो नहीं मिल रही थी टाइम पर, काफी मौतें हो रही थी उस बीच, और ऐसे में बहुत जरूरी था कि मरीजों का हौसला बढ़ाया जा सके, उनके परिजनों का हौसला और खुद के स्टाफ मेंबर्स का हौसला बढ़ाया जा सके। तो देखिए कई प्रकार की थी कि हम उसके लिए तैयार नहीं थे। एक समय जैसे ही एक पीक बढ़ा और क्या कहता है पेशेंटों का माने प्रेशर बढ़ना चालू हुआ तो बाजार में लगभग चीजें शॉर्ट होनी चालू हो गई। सबसे प्रथम हमने ऑक्सीजन की शॉर्टेज देखना चालू किया, लेकिन प्रशासन ने तुरंत उस चीज पे अलर्ट होते हुए हर तरफ दूसरे ऑक्सीजन की खपत को बंद करवा के तत्काल हॉस्पिटल में पूरे ऑक्सीजन की सप्लाई आ सके उसको सुनिश्चित करना। डे नाइट क्या कहता है हमारे कलेक्टर महोदय ने क्या कहता है एक अलग से अधिकारी की क्या कहता है नियुक्ति की, जो उसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे और समय समय पे हमें दिशा निर्देश देके उसमें मैंने मदद की। उसी प्रकार से दवाइयों की भी कई प्रकार की शॉर्टेज हुई, जैसे ही रेमडेसिविर एक जो मेन इंजेक्शन कहा जा रहा था इसमें उपयोग के लिए, उसकी जैसे ही शॉर्टेज हमारे एडिशनल ड्रग कंट्रोलर साहब ने तुरंत मोर्चा संभाला और स्थिति को देखते हुए तत्काल क्या कहता है शासन के साथ मिलकर उसको सुनिश्चित करना, हर हॉस्पिटल पे समय पे माने इंजेक्शन पहुंचे और मरीजों को लगे, उसकी पूरी मॉनिटरिंग करना, इस टाइप की व्यवस्था प्रशासन माने पूरी तरह से लगा हुआ था। और ये सब सहयोग मिलने के चलते हमारे भी जो स्टाफ है उन लोग ने भी क्या कहता है सही समय पे लोगों को पूरा भरपूर सहयोग दे पाए और हम उनका अच्छा से अच्छा इलाज करें। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ सोशल वर्कर खनक भी जुड़ी हुई हैं। खनक, आनंदम एनजीओ आप चलाती हैं और लोगों की मदद करती हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि मन में क्यों आया कि मदद करनी है और किस प्रकार से आप मदद करती हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारा एनजीओ है उसका मिशन है टू डिलाइट द पीपल। सो हमारी संस्था ये भी सोचती है कि बीइंग हैप्पी एंड बीइंग डिलाइटेड हैज़ अ डिफरेंस बिटवीन देम। सो एज आई सेड कि दे हैव अ डिफरेंस बिटवीन देम। अगर आप एक बच्चे को कुछ देते हैं तो वो खुश होएगा कि उसे कुछ मिला है, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो डिलाइटेड हो, क्योंकि शायद से वो चीज़ उसके मन की नहीं है। दैट्स वाई वी चोज टू स्टार्ट दिस फाउंडेशन सो दैट वी कैन delight the kids and so that they put freshness and creativity in their work, and we get more artists and more famous people like Abdul Kalam, Modi ji, etc. जैसा कि नाम है एनजीओ का आनंदम, लोगों को आनंद से भर देना, ये काम आप कर रही हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खनक आप खुद भी जानती हैं कि कोरोना काल में लोग बड़ा ही स्ट्रेस्ड आउट हुए, फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, बच्चे भी बहुत परेशान थे, छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर थे, जो वर्किंग पेरेंट्स हैं वो बाहर जा रहे थे और बच्चे घर के अंदर थे वो भी नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे में किस प्रकार से आपने मदद की ताकि वो आनंदम हो जाए?
जी, शुरुआत में जो हमारा एनजीओ है उनने जो सैनिटाइजर्स हैं, पीपी किट्स हैं, मास्क हैं, हमारी संस्था जितना कर पाई उतना हमने उसे मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन तक पहुंचाया है। और जो जैसे लॉकडाउन में जैसे जो ओल्ड एज होम है ज्योति फाउंडेशन, वहाँ तक हमने सब्जियों का इंतज़ाम भी करवाया है। जो सेवा भारती है वो एक संस्था है, उन तक हमने एसओसी मेडिसिन्स पहुंचाई हैं जो सेवा भारती ने धार और झाबुआ तक पहुंचाई हैं, जहाँ ये सब की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। जो हाल ही में खुला माधव सृष्टि कोविड केयर सेंटर है, वहाँ पर भी हमने एसओसी मेडिसिन्स और सैनिटाइजर्स पहुंचाए हैं, जिससे बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ऐसे समय में बहुत लोग ना अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं कि उन्हें बेड्स नहीं मिल रहे हैं, सैनिटाइजर्स नहीं मिल रहे हैं। जी, तो मैं सोचती हूँ कि एज एन इंडिविजुअल हम सबको एज एन इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन ये सोचना चाहिए कि हम लोग उन तक वो बेड्स और वो सब अवेलेबल करवाएं, है ना। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सब लोग एक दूसरे की मदद करें, सारा प्रॉफिट एंड लॉस छोड़ के, जिससे हम पूरे भारत में सारा आनंद वापस ला सकें। और इस सब के लिए आप आनंदम से भी जुड़ सकते हैं। मैं ये भी सोचती हूँ कि जो जैसे कोई कैपेबल इंसान है वो सही होके ठीक होकर डिस्चार्ज होके आ रहा है, तो हॉस्पिटल्स में ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए कि वो अपने साथ अगर कोई थोड़े से और पेशेंट्स को के लिए बिल पे करना चाहे तो वो कर दे। क्योंकि होता क्या है कि एक इंसान बहुत सारा सफर करके आ रहा होता है ऐसे समय में, इस महामारी से झेल के आ रहा होता है उस महामारी से, तो उसके दिमाग में बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं कि मैंने जितना सफर किया उतने बाकी लोगों ने भी किया है, मैं कुछ करना चाहता हूँ। सो हॉस्पिटल्स में मैं चाहती हूँ कि ऐसी सुविधा हो जिससे कि जो केपेबल इंसान है वो बाकी जितने भी पेशेंट्स के लिए पे कर सकते हैं उनके हॉस्पिटल्स बिल पे करें। तो अगर ऐसा हो जाए तो जो जरूरतमंद के हम ट्रीटमेंट की चिंता कर रहे हैं, जिसपे इतनी सारी डिबेट्स चल रही हैं, उस सब की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। एक चीज और बोलना चाहूंगी कि मैं चाहती हूँ जो हॉस्पिटल बिल्स, मेडिसिन बिल्स हैं, वो ऐसे समय के लिए स्पेशली फॉर कोविड पेशेंट्स ये सब जीएसटी फ्री हो जाना चाहिए। मैं आप लोगों से फिर कहती हूँ कि आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़िए, एक दूसरे की मदद करिए अपने अपने लेवल पे, अपने अपने स्तर पे, जिससे हम भारत में वापस आनंद और वही वातावरण, ऑल द फेस्टिवल्स वापस ला पाए। और इसके लिए आप आनंदम से भी जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छी बातें कही है खनक आपने, और आपकी आवाज की खनक लोगों तक पहुंचेगी, उन तक भी संदेश ये पहुंचेगा और ये पहुंचना भी चाहिए कि सभी एकजुट होकर अगर काम करेंगे तो वाकई बीमारी से लड़कर बाहर निकल सकते हैं और आनंदमय हो सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। मैथ्स यूनिवर्सिटी रायपुर के चांसलर गजराज पगारिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजराज पगारिया जी, सबसे पहले आपका स्वागत करती हूं। साथ ही आपसे जानना चाहूंगी कि किस प्रकार से कोरोना काल में दिक्कतें आई, लेकिन दिक्कतों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़े, लोगों की मदद की, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा आपका? जी, कोरोना के समय में सबसे ज्यादा इफेक्ट जो हुआ ये शिक्षा के क्षेत्र में ही हुआ, जहाँ की सारे कैंपस हमको बंद करने पड़े और बच्चों का कॉलेज प्रांगण में आना निषेध हो गया था। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी का सहारा लेके ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ाई को सुचारू रूप से किया। न सिर्फ पढ़ाई सुचारू रूप से की, बल्कि एग्जाम भी हम लोगों ने ऑनलाइन लिए और उनके रिजल्ट भी हम लोगों ने निकाले। तो इसका बहुत ही अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी का सहारा लेके हम लोगों ने इस परिस्थितियों का मुकाबला किया और इसमें काफी अच्छा हम लोगों को परिणाम देखने को मिला। और एक तरीके से जो टेक्नोलॉजी है उसका क्या बेहतर उपयोग हो सकता है ये इस समय में देखने के लिए मिला। गजराज जी, बड़ा मुश्किल हो जा रहा था अभी स्टूडेंट्स के लिए भी और स्टाफ के लिए भी बेशक आपके, कि इस कोरोना काल में उन्हें भी बहुत दिक्कतें आ रही थी, छात्रों को सबसे ज्यादा दिक्कतें आई हैं। कुछ इनोवेटिव चीजें मैथ्स यूनिवर्सिटी की तरफ से की गई हो या फिर कोई इनिशिएटिव उठाया गया हो? जी, हम लोगों ने इस काल में जो हमारे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बच्चे थे जी, उन्होंने जो कोविड पेशेंट थे उनसे संपर्क किया, उनको मोटिवेट किया, उनका मॉरल बूस्टिंग किया, उनके साथ रह के उनकी बातों को सुन के ऑनलाइन ही उनको सलाह दी, जिससे जो उनके अंदर एक डिप्रेशन का जो भाव था उसको ठीक करने का काम किया। ऐसे 2500 पेशेंट को हमारे यहाँ के बच्चों ने अटेंड किया
बाकी जो मास्क वितरण करना है, सैनिटाइज वितरण करना है, या जहाँ किसी को कुछ राशन की जरूरत हो उनको राशन वितरित करना है, ये सारे कार्य किए। और बच्चों का मॉरल बूस्टिंग करने के लिए हम लोगों ने वेबिनार, सेमिनार और मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुला के उन लोगों की स्पीचेस कराई। उन लोगों से हम लोगों ने बच्चों को कुछ नया सीखने की प्रेरणा दी। गजराज जी, पहले की तो खैर स्थितियां बहुत अलग थी, अब बहुत अलग है। पहले तमाम जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हुआ करती थी वो कैंपस में हो जाया करती थी, उसमें बढ़ चढ़कर बच्चे हिस्सा भी लिया करते थे, लेकिन अब स्थितियां बहुत अलग है। आगे की क्या रणनीति रहेगी ताकि जो दूसरी एक्टिविटीज हैं उसमें भी स्टूडेंट्स बने रहें, एकेडमिक तौर पर भी बने रहें? क्या उसके लिए कोई अलग रोड मैप है आपकी यूनिवर्सिटी का? जी, हम लोगों ने शासन से भी रिक्वेस्ट किया है और महामहिम राज्यपाल महोदया से भी एक दिन वेबिनार के माध्यम से बात हो रही थी, तब भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि 100% वैक्सीनेशन अगर हमारे कैंपस के विद्यार्थियों का और फैकल्टीज का हो जाए तो एक बार संभावना ये बनती है कि 100% वैक्सीनेशन होने के बाद हम लोग कैंपस खोलने की स्थिति में आ सकते हैं और सारी गतिविधियां वापस पूर्ववत चलती रहे। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि कैंपस वापस ओपन हो, और कैंपस वापस होने का अभी एकमात्र जो हम लोगों को उपाय दिखता है, या जो एकमात्र सॉल्यूशन जो पूरी दुनिया में प्रयोग में भी लाया गया और कई जगह इसके सकारात्मक परिणाम आए हैं कि वैक्सीनेशन अगर 100% हो जाए तो हम लोग निश्चिंत होकर वापस अपनी गतिविधियां सुचारू रूप से चला सकते हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रदीप अग्रवाल जी, मेरा सवाल आपसे है अगला कि जो आपका स्टाफ है उसको मोटिवेटेड रखने के लिए क्या किया गया, क्योंकि लगभग 2 साल हो गए हैं कोरोना से जंग लड़ते लड़ते हमको। ऐसे में कई ऐसे अस्पताल थे जहां से खबरें आई थी कि जैसे ही एक कोरोना काल शुरू हुआ वैसे ही कई कर्मचारी, कई हेल्थ वर्कर्स वहां से बाहर निकल गए थे, ये सोचकर कि हम खुद संक्रमित ना हो जाएं तो हम नहीं कर सकते काम। लेकिन ऐसे में सभी स्टाफ मेंबर्स को एकजुट रखना, उनको मोटिवेट करना बड़ा डिफिकल्ट हुआ होगा। आपके संस्थान ने किस तरीके से काम किया अपने स्टाफ के लिए? पिछली बार जब क्या कहता है कोविड आया था अक्टूबर नवंबर में, जिसको हमने किया था, उस समय इस टाइप की तकलीफों को हमने देखा। उसके बाद उसी समय से हमने अपने हॉस्पिटल के लिए एक एक्सक्लूसिव हॉस्टल की व्यवस्था की थी। जो हमारे कर्मचारी क्या कहता है इसके अंदर में कार्य कर रहे थे, उन सब के लिए हमने वहां पे अलग से व्यवस्था बनाई ताकि सब एक साथ रह सके, एक दूसरे को सहयोग। ठीक, प्रदीप जी से एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो कोरोना काल में लगातार यूनिवर्सिटीज और तमाम जो अस्पताल हैं उन्होंने कार्य किए हैं। प्रदीप जी, अपनी बात आप पूरी करें। पारिवारिक वातावरण में रहने से क्या होता है, आपस में एक दूसरे को सहयोग होता है। किसी का भी अगर मनोबल टूटता है तो एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। तो हम एक परिवार, संगठित परिवार की परिभाषा को बने अपनाते हुए और पूरे कर्मचारी और सब मिलके क्या कहता है एक ही कैंपस में रहना, एक साथ खाना, एक साथ रहना और खाली समय में आपस में एक दूसरे का मनोरंजन इत्यादि करना, जिससे कि एक परिवार रहे। और किसी को भी अगर क्या कहता है थोड़ी भी अगर मन में शंका उठ रही है, कमजोरी महसूस हो रही है, तो वो उसका क्या कहता है दूसरा आदमी मिलकर ये कर सके, कर्मचारी कमजोर नहीं पड़े और पूरी से पूरी क्या कहता है पेशेंटों की वो सहयोग कर सके, उनके क्या कहता है सेवा कर सके। बिल्कुल प्रदीप जी, और क्या गवर्नमेंट के काम से और उनके सहयोग से आपने संतुष्टि जाहिर की है? क्या किसी और प्रकार की मदद आप चाहते हैं? देखिए, सरकार का तो भरपूर हम लोग को सहयोग रहा, प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, सरकारी माने ऑफिसर्स हो, गवर्नमेंट हो, उन्होंने अपने लेवल पे हर तरह से की। अभी जो मैडम ने एक बात बोली क्या कहता है कि जीएसटी क्या कहता है इसके अंदर अच्छी बात उन्होंने बोली, क्योंकि हॉस्पिटल के किसी भी प्रकार के बिलिंग के ऊपर में क्या कहता है जीएसटी लागू नहीं है। लेकिन चूंकि क्या कहता है जो दवाइयां खरीदते हैं, इक्विपमेंट खरीदते हैं, उन पे एक बड़ी मात्रा जीएसटी का क्या कहता है लगती है, जिसके चलते वो सामान हो जाता है और पेशेंट्स को क्या कहता है वो महंगा मिल पाता है। तो अगर ये बात सेंटर तक पहुंचाई जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल और खासकर माने मेडिकल में उपयोग आने वाले मशीनरी हो, चाहे दवाई हो, चाहे अन्य सामान हो, अगर उनको जीएसटी फ्री कर देती है तो निसंदेह क्या कहते हैं उसका फायदा क्या कहता है आम जनता को। जी बिल्कुल प्रदीप जी, आप बने रहिए हमारे साथ। गजराज पगारिया जी, मेरा सवाल यही है आपसे कि किसी प्रकार का सहयोग या फिर किसी प्रकार का संदेश आप देना चाहें गवर्नमेंट को भी, या उनकी तरफ से किसी सहयोग की उम्मीद आप करते हैं कि आगे जाकर दिक्कत ना हो, आसानी हो? जी, हम लोगों का तो एक ही इसमें मांग है जी कि
एजुकेशन को भी प्रायोरिटी सेक्टर में लेके इसमें 100% वैक्सीनेशन प्रायोरिटी के आधार पर कराया जाए, प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए, तो इस तरीके वापस से बच्चे भी कैंपस में आ सकते हैं, फैकल्टी भी कैंपस में आ सकती है, और एक जो भय का वातावरण खत्म हो गया है, जो भय का वातावरण बना है वो खत्म होगा वैक्सीनेशन होने से। बिल्कुल, वैक्सीनेशन उचित उपाय दिखता है मेरे को जी। बाकी तो शासन प्रशासन ने हर तरह से हम लोगों को सहयोग किया है, जो गाइडेंस हम लोगों को गाइडेंस कर देना था, जिस तरीके से हमारे लिए सुपरविजन करना था, कैंपस को सैनिटाइज कराने की जब आवश्यकता हुई तो सैनिटाइज भी कॉर्पोरेशन रायपुर ने कराया है। लेकिन वापस अगर गतिविधियां सामान्य करनी है तो उसका एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन ही है जी। और अभी तक जो आपके स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, वो संतुष्टि जाहिर करते हैं गजराज जी, उनका क्या कहना रहता है इस पूरे इनोवेटिव आइडियाज को लेकर या फिर वैक्सीनेशन को लेकर? क्या उनकी भी यही डिमांड है? जी, वर्तमान परिस्थितियों में जो जिस तरीके से गतिविधियां संचालित की गई जी, उससे पेरेंट्स भी संतुष्ट हैं, बच्चे भी संतुष्ट हैं, और जो कुछ भी परिणाम इस त्रासदी के संबंध में देखने को मिले हैं और जो अभी तक पूरी दुनिया से खबरें आ रही है, उसमें सिर्फ एकमात्र यही बात दिखती है कि वैक्सीनेशन ही इसका एकमात्र उपाय है, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय इसमें नहीं है। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। खनक लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। खनक, मेरा सवाल अब आपके एनजीओ से जुड़ा हुआ है कि कितने लोग और कितनी बड़ी टीम है जो लगातार काम कर रही है? अगर किसी को जरूरत है तो वो आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं या फिर आपकी टीम से कैसे जुड़ सकते हैं, ये भी आप बताएं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारी टीम में मिस्टर मुकेश हजेला जो मेंटर हैं, मिसेस प्रीति हजेला जो प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर शैलेन बाजपेयी जो मेंबर हैं, मिस्टर अनमोल जौहरी जो ट्रेजरर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं हमारी संस्था से। और जैसे कि हमारी जो संस्था है वो करती क्या है कि हम लोग लोगों और संस्थाओं से जाके पूछते हैं कि उनकी इच्छा क्या है, उनकी चाहत क्या है, और फिर उनकी चॉइस और उनकी चाहत की चीज उन तक पहुंचाते हैं। जैसे कि जो मातृ छाया है, जो 6 साल तक के बच्चों का आश्रम है, वहाँ पे हमने 100 किलो ब्रांडेड मिल्क पाउडर पहुंचाया है। और जो सामाजिक उड़ान है जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखता है, वहाँ पे हमने शिक्षण सामग्री पहुंचाई है उनकी ज़रूरत के अनुसार। ऐसी चीज़ें हमने पहुंचाई हैं सबकी ज़रूरत के अनुसार। और खनक, अगर लोगों को आपसे किसी भी प्रकार की कोई मदद की गुहार रहती है तो कैसे आपको ये डिसाइड करना होता है कि यहाँ पर आपको मदद के लिए जाना है या फिर यहाँ पर ज़रूरत है? किस तरीके से इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचती है? जी, मैंने उसके लिए एक वेबसाइट बनाई है anandam.in। उस पर मैंने एक छोटा सा कॉलम बनाया है आई विश्ड आई कुड, तो वो डायरेक्टली ईमेल तक ले जाता है, जिससे जो लोगों को जो भी चीज़ चाहिए वो ईमेल भी करते हैं। और आजकल ऐसा होने लगा है कि संस्था और लोगों के आगे से कॉल आ जाते हैं कभी कभार, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका है कि आनंदम उन्हें वो देगा जो उनकी चॉइस की चीज़ है, जो उनकी चाहत है। और खनक, गवर्नमेंट से कोई आपका ऐसा संवाद हुआ हो, आपकी कोई गुहार या फिर कोई सहयोग की उम्मीद आपकी सरकार से? जी, मैं वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में कहना चाहूँगी कि मैं सबको वैक्सीनेशन हाईली रिकमेंड करना चाहूँगी। और जैसे आपके आसपास जो भी लोग काम करते हैं, जिन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और उस सब के बारे में पता नहीं है, जिन्हें वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना नहीं पता है, मैं चाहती हूँ कि लोग उनकी मदद कराएं और उनके लिए वैक्सीनेशन की अरेंजमेंट कराएं। और मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि बच्चों और इन सब के लिए भी जल्दी टीका लाएं। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए अभी ट्रायल चल भी रहे हैं। हमारी भी उम्मीद है कि ट्रायल सफल तरीके से आगे बढ़ता रहे और बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का कार्य ट्रायल के बाद शुरू हो। खनक, आप बने रहे हमारे साथ। प्रदीप जी, मेरा सवाल आपसे है कि अब आगे जो संभावित तीसरी लहर की बातें हो रही हैं, इसमें यह देखना होगा कि आखिर सबसे ज्यादा संक्रमण किसको हो रहा है, क्योंकि अभी तक जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं वो है कि जो नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं, यानी कि जो बच्चे हैं, उन्हें शायद संक्रमण ज्यादा हो सकता है। क्या उसके लिए तैयार है अब अस्पताल? जिस प्रकार की सरकार ने हमें गाइडलाइन जारी की है और जो संभावनाएं व्यक्त
कि बच्चों को होने, तो लगभग सब हॉस्पिटल उसकी तैयारी अपने लेवल पे कर रही है जी। और ये इतना बहुत कठिन है कि माने वैक्सीन फर्स्ट डोज लगने के बाद आदमी पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत से हमारे हॉस्पिटल में अभी भी आए हैं जिन्हें प्रथम डोज लगने के क्या कहता है 15-20 दिन 25 दिन बाद भी वो पॉजिटिव हुए हैं। ये जरूर पाया गया है कि फर्स्ट डोज लगने का अधिकतम पेशेंट की संक्रमण की क्या कहता है स्थिति क्या कहता है कमजोर पाई गई और वो जल्दी स्वस्थ हो पाए। इसलिए ये जरूर अपील है कि क्या कहता है जितनी ज्यादा से ज्यादा हो वैक्सीनेशन लगवाएं। सरकार भी इसमें मैंने अपने लेवल पे प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लग जाए, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि लोग के अंदर में वैक्सीन लगाने का उत्साह कम। लोगों को काफी बढ़ के वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि हम अपनी आबादी को अपने लोगों को सेव कर सकें। प्रदीप जी, लेकिन अगली लहर के लिए या फिर अगर संक्रमित होते हैं लोग, बहुत ज्यादा केसेस अगर आते हैं, तो क्या आने वाले समय के लिए भी उतना ही तैयार है स्काई अस्पताल? अभी से कोई स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? जो तकलीफें हमें दूसरी लहर के अंदर में मशीनरी या अन्य सामानों की, उसकी हम लोग तैयारी में अभी से लग गए हैं। उस पर्याप्त मात्रा में हमारे पास में उपलब्ध है ताकि किसी टाइप के लोगों को तकलीफ नहीं और ज्यादा से ज्यादा हम उनको क्या कहता है स्वास्थ्य लाभ दे सके, उनका अच्छा इलाज कर सके। बिल्कुल। गजराज पगारिया जी, वैक्सीनेशन को लेकर ही मेरा आपसे अगला सवाल है, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का काम खत्म हो, सभी को वैक्सीन लग जाए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन कई जगह हमने देखा है कि वैक्सीनेशन को लेकर सही इंफॉर्मेशन लोगों के पास नहीं है। छोटे छोटे क्षेत्र की अगर आप बात करें तो वहां पर अगर टीम्स पहुंचती हैं वैक्सीन लेकर तो लोग वहां से उन्हें भगा देते हैं, वैक्सीन नहीं लगवाते हैं। उनको लगता है कि वैक्सीन लगवाएंगे तो शायद वो और ज्यादा बीमार हो सकते हैं। इस तरह के भ्रम की स्थितियां भी हैं। इस भ्रम की स्थिति को दूर करना बहुत जरूरी है। गजराज जी, मैं चाहूंगी कि आप एक संदेश भी दें लोगों को कि वो वैक्सीन लगवाएं और ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें। जी, हम लोगों ने तो ये बहुत पहले ही प्रारंभ कर दिया था। हमारे यहाँ के बच्चे विभिन्न माध्यमों से, जिसमें कुछ उन्होंने स्लोगन बनाए थे जी, कुछ उसमें उन्होंने पोस्टर्स बनाए थे जो सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में और भी जगह जगह जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें भी उन्होंने उसको डाला था। और एक जागरूकता अभियान वैक्सीनेशन के प्रति जो भ्रांतियां फैलाई गई थी कुछ समय से, कि कुछ लोग ऐसा लगता था, कहीं कहीं ऐसी विचारधारा पैदा कर दी गई थी कि वैक्सीन लगाने से शायद 2 महीने में उनकी मृत्यु हो जाएगी या वैक्सीन लगाने से उनको इससे साइड इफेक्ट होंगे। तो उसके बारे में एक कैंपेन चला के हम लोगों ने काफी प्रचार प्रसार हमारे बच्चों ने भी किया और हम लोगों ने भी किया था जी। और मैं तो लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में इसके परिणाम आए। 99.9% रिजल्ट पॉजिटिव साइड में है, निगेटिव साइड में 0.001% रिजल्ट है। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराया, इवन अमेरिका में तो देखिए अब नो मास्क वाली स्थिति में उन लोग आ गए हैं जब मास्क लगाने की भी अब जरूरत महसूस नहीं हो रही है। बिल्कुल। तो इसके परिणाम को पूरी देश दुनिया में देखने को मिल रहा है और जिनको वैक्सीनेशन हुआ है बिल्कुल वैसे ही परिणाम हमें हमारे देश में भी देखने को मिले। हम भी जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हों, जल्द से जल्द हम भी मास्क फ्री हो सके, ऐसी हमारी उम्मीद है। और आप तीनों के ही जज्बे को जी मीडिया सलाम करता है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्काई अस्पताल बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे डायरेक्टर प्रदीप अग्रवाल जी। प्रदीप अग्रवाल जी, जी मीडिया आपको सलाम करता है। उम्मीद यही है कि आप ऐसे ही अपना दृढ़ संकल्प के साथ, सेवा भाव के साथ काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैथ्स यूनिवर्सिटी रायपुर के चांसलर गजराज पगारिया जी हमारे साथ जुड़े। गजराज पगारिया जी, जी मीडिया आपको सलाम करता है और हम चाहते हैं कि आपका ऐसे ही जज्बा बना रहे, आप लोगों को मोटिवेट करते रहें। सर, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंदौर से हमारे साथ आनंदम एनजीओ की सोशल वर्कर खनक हजेला भी मौजूद रही। खनक ने अपनी आवाज की खनक दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की है। खनक, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम चाहेंगे कि आपका ऐसा ही सेवा भाव बना रहे। आपको जी मीडिया सलाम करता है। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।